स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल बायोलॉजी विद गुरलीन में। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो बच्चों, जो रिप्रोडक्शन वाला यूनिट है ना, वो जो है वो टोटल 16 मार्क्स कंट्रीब्यूट करने वाला है। तो आज ये उसी 16 मार्क्स के लिए सेकेंड वीडियो है। आज के सेशन में वही सारे टॉपिक्स कवर होंगे, सिर्फ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सारे टॉपिक इस चैप्टर के कवर नहीं होंगे, कृपया ये ध्यान। चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंडर जो टॉपिक्स हमने कवर करने हैं, चलिए उनका एक ओवरव्यू लेते हैं, फिर उन टॉपिक्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है दैट इज टेस्टिस, जिसमें आपने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को डिस्कस करना है, उनका स्ट्रक्चर देखना है, उसके अंदर प्रेजेंट सेल्स, लेडिक सेल्स एंड सर्टोली सेल्स की बात करनी है। ह्यूमन स्पर्म को आपने जो है उसका डायग्राम जो है अच्छे से ही आपने प्रिपेयर करना है। फिर ओवरी का जो सेक्शनल व्यू होगा वो आपने अच्छे से कवर करना है, उसको आपने प्रिपेयर करना है। फिर है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, ये टॉपिक्स भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो केस स्टडीज में भी देखा जा सकता है, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में भी ये टॉपिक आपको देखने को मिल सकता है। बेसिकली क्या होता है, पेपर में इस टॉपिक के रेलेवेंट जो ग्राफ है ना बच्चों, वो ऑलरेडी आपको बना करके दे देते हैं। फिर आपसे पूछ लें कि हार्मोन्स का लेवल क्या है, या फिर कौन से हार्मोन का लेवल जो क्या इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको तो बिल्कुल भी छोड़ करके नहीं जाना है। इसमें आपने हार्मोनल कंट्रोल में फीडबैक मैकेनिज्म्स को कवर करना है इन बोथ द केसेस, मेल एंड फीमेल। तो देन फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स आपने बताने हैं। फिर आपने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को भी अच्छे से प्रिपेयर करना है, उसके साथ आपको प्लेसेंटा का रोल भी पता होना चाहिए। ये है आपके इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, इन टॉपिक्स को मिस मत करके जाना। तो चलिए इन्हीं टॉपिक्स को इस सेशन में हम प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। तो ये है एलएस ऑफ मैमेलियन टेस्टिस, जिसके हमें यहाँ पर वेरियस पार्ट्स नजर आ रहे हैं। जो टेस्टिस है बच्चों, ये क्या है, प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन, जिसके अंदर क्या होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब यहाँ पर क्या होंगे, स्पर्म फॉर्म होंगे। यही जो टेस्टिस है बच्चों, वो स्क्रोटम में प्रेजेंट इसलिए होती है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, क्योंकि इसमें हमें टेम्परेचर पूरी बॉडी के टेम्परेचर से 2 और 2.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम मेंटेन करना होता है। फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म्स वी नीड टू हैव अ लेस टेम्परेचर, that is 2 or 2.5 degree less than the body temperature that is going to be maintained inside the scrotum। तो वहां पर टेम्परेचर इजीली मेंटेन हो जाता है। तो जो अगर वो एब्डोमिनल रीजन में ही होती तो वहां पर बॉडी के जितना ही टेम्परेचर होना था, तब वहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस जो थी वो पॉसिबल नहीं थी। इसकी जो लेंथ होती है वो अराउंड 4 to 5 सेंटीमीटर होती है, और जो इसकी विड्थ होती है वो कितनी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर। इसकी 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, वो कौन कौन सी हैं, एक है ट्यूनिका वाजिनैलिस, देन ट्यूनिका एल्बुजिनिया, देन ट्यूनिका वेस्क्युलोसा। बात याद रखिएगा, जहां पर भी वर्ड ट्यूनिका आएगा उसका मतलब क्या है, कवरिंग। तो ये 3 लेयर्स जो है वो टेस्टिस को कवर करती हैं। तो जो पहली लेयर है वो कौन सी है, वो है ट्यूनिका वाजिनैलिस। उसके अंडर एक फाइब्रस लेयर प्रेजेंट रहती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। फिर उसके अंडर प्रेजेंट रहती है ट्यूनिका वेस्क्युलोसा, जो कि कनेक्टिव टिश्यू से बनी है, जिसके अंदर ब्लड कैपिलरीज भी प्रेजेंट होती हैं। तो इस टेस्टिस के अंदर आपको काफी सारे कंपार्टमेंट्स नजर आ रहे हैं, जैसे कि ये। तो जो ये कंपार्टमेंट्स हैं बच्चों, इन कंपार्टमेंट्स को हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो कंपार्टमेंट माने लोब्यूल। जो टेस्टिस होती है उसके अंदर अराउंड 250 लोब्यूल्स ऐसी ही प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पर दिखाना पॉसिबल नहीं था, तो इतनी कम ही लोब्यूल्स दिखाई गई हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इतनी कम लोब्यूल्स जो है वो प्रेजेंट रहती हैं। तो टेस्टिस के अंदर 250 के अराउंड जो है वो
टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं और इन्हीं लोब्यूल्स के अंदर 2 या 3 क्या प्रेजेंट रहती हैं, यहाँ पर जो ब्लू में दिखाया है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है जब यहाँ से बाहर की तरफ निकल रही हैं तो इनको बोला जाता है रीड टेस्टिस। तो इनके नेटवर्क को हमने क्या बोल दिया यहाँ से, रीड टेस्टिस। अब यही जो रीड टेस्टिस है वो आगे जाकर के किस में ओपन हो रही है, वास एफ्रेंशिया में। तो जो इसी का जो यहाँ पर आपको एक रीजन दिखाई दे रहा है जिसमें हमने देख ली तो एपिडिडिमस ही है, उसका जो अपर रीजन है उसको क्या बोलते हैं, कैपिच एपिडिडिमस, और जो उसका लोअर पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं, कॉडा एपिडिडिमस। उसको क्या बोलते हैं, कॉडा एपिडिडिमस। और जो बच्चों यहाँ से इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क था उसको हमने क्या बोला, रीड टेस्टिस, जो फर्दर किस में ओपन हो जाता है बच्चों, वास एफ्रेंशिया में। फिर ये आगे किस में ओपन हो जाता है, इस पूरे एपिडिडिमस में। फिर इस एपिडिडिमस का जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको बोला जाता है कैपिच एपिडिडिमस, और जो इसका लोअर पोर्शन है उसको बोला जाता है कॉडा एपिडिडिमस। और इस एपिडिडिमस का फिर जो ओपनिंग है वो कहां पर होता है, फिर वो ओपनिंग जो है वो वास डिफरेंस में होती है। तो ये क्या था, कंप्लीट एलएस ऑफ मैमेलियन टेस्टिस। आई होप आपको टेस्टिस के सारे पार्ट्स जो हैं वो क्लियर हो गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए जल्दी से लीजिए बच्चों। आपको कई बार क्या होता है पेपर में ना, यहां से क्वेश्चन बनेगा कि बताइए कि कौन सा पोर्शन जो है वो कहाँ ओपन होता है, क्योंकि ऐसे होगा ना कि स्पर्म की मूवमेंट बताओ कहां से कहां तक होती है। जो स्पर्म है वो कहां पर बनते हैं, टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस के अंदर भी कहां पर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। फिर वहां से जो वो स्पर्म्स है वो आगे कहां पर मूव कर जाएंगे, एपिडिडिमस में। एपिडिडिमस में से वो कहां पर चले जाएंगे, फिर वास डिफरेंस में। फिर वो कहां पर चले जाते हैं बच्चों, यूरेथ्रा के अंदर। तो यही बातों को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। जो ये क्या है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मैमेलियन टेस्टिस। तो मैमेलियन टेस्टिस के अंदर क्या होता है, स्पर्म फॉर्मेशन। आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो टेस्टिस है उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है। स्ट्रक्चरल का मतलब जो उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, फंक्शनल मतलब उसके फंक्शन में कौन सा स्ट्रक्चर उसकी हेल्प करता है। तो आपने बताना है कि जो टेस्टिस है उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली इसमें हम क्या कर रहे हैं, टेस्टिस का ट्रांसवर्स सेक्शन जब देखेंगे तो हम उसके अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं जो कि टेस्टिकुलर लोब्यूल में प्रेजेंट होती हैं उनको देख रहे हैं। जो इनके अंदर 2 तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक होते हैं मेल जर्म सेल्स, इनके साथ एक और सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं सर्टोली सेल्स। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है उसकी जो इनर लेयर होती है उसमें कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा कि उसमें प्रेजेंट होते हैं मेल जर्म सेल्स या फिर एक और सेल्स सर्टोली सेल्स। अब ये तो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर के सेल्स, मतलब इनर लेयर के सेल। जो इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर जो खाली स्पेसेस हैं उनको बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल स्पेसेस। तो ये वाला एरिया और ये जो खाली स्पेस है ये क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेस, जिसमें प्रेजेंट है ब्लू कलर में जो हमने सेल्स दिखाए हैं, कौन से सेल्स, लिडिक सेल्स। अब इन्हीं सेल्स के फंक्शन का आपको जरूर पता होना चाहिए। कभी कभी इनके फंक्शंस जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं या आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन लिडिक सेल्स एंड सर्टोली सेल्स। तो बच्चों जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बनाने में भी हेल्पफुल है किसका, टेस्टिस का। और ये टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस का फंक्शन करती है, मतलब स्पर्म बनाने में टेस्टिस की हेल्प करती है। तो ये उसकी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो यहाँ से जो सबसे पहले इसके अंदर जो इसकी ये आउटर मेम्ब्रेन है वो कौन सी मेम्ब्रेन है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और उसके अंदर वाली जो लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, जर्मिनल लेयर। उसके बाद जो बच्चे सेल्स की लेयर प्रेजेंट है वो कौन सी लेयर है, उनको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनियम। तो स्पर्मेटोगोनियम ही क्या है,
मेल जर्म सेल्स। अब यही मेल जर्म सेल्स जो है वो फर्दर डिवाइड हो जाते हैं बाय द माइटोसिस इनटू द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। फिर फर्दर ये डिवाइड हो जाएंगे मायोसिस की प्रोसेस के थ्रू इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और फिर ये आगे डिवाइड हो जाएंगे स्पर्मेटिड्स में, जो कि आगे क्या फॉर्म कर देंगी, स्पर्मेटोजोआ। तो ऐसे क्या हो जाती है स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब क्या है, स्पर्म की फॉर्मेशन हो जाती है इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो ब्लू में जो हमने दिखाया है वो क्या है, स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म। तो बच्चों जब ये स्पर्म्स बनते हैं तो यहाँ पर जो आपको रेड कलर में लॉन्गिट्यूडनल और क्यूबॉइडल सेल्स दिखाई दे रहे हैं वो कौन से सेल्स हैं, सर्टोली सेल्स। अब यही सर्टोली सेल्स जो है वो ग्रोइंग स्पर्मेटोजोआ को क्या प्रोवाइड करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो हमें एक बात और याद रखनी है कि जो टेस्टिस हैं वहां से दो चीजें फॉर्म होती हैं, एक तो स्पर्म्स फॉर्म होते हैं और दूसरा हॉर्मोन्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर तो हमने सिर्फ जो है स्पर्म्स की फॉर्मेशन की बात करी, तो जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस हैं उनमें जो ये लेडिक सेल्स प्रेजेंट हैं बच्चों, तो ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं रिप्रोडक्टिव या रिप्रोडक्शन के लिए हार्मोन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोजन। तो लेडिक सेल्स जो है वो हार्मोन मतलब एंड्रोजन फॉर्म करते हैं, जिसको टेस्टोस्टेरोन भी बोला जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो टेस्टिस है उसके अंदर दो फंक्शंस कैरी आउट होते हैं, एक स्पर्म फॉर्म करने का और दूसरा हार्मोन। स्पर्म कहाँ पर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, और इंटरस्टिशियल स्पेसेस में लेडिक सेल्स से क्या फॉर्म होता है, एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन। तो ऐसे जो है वो जो टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स हैं उनके अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ये दो फंक्शंस जो है वो कैरी आउट किए जाते हैं। तो हमें यहाँ से क्या क्लियर हो गया है कि जो ये क्यूबॉइडल सेल्स हैं, जो ये सेल्स हैं सर्टोली सेल्स, ये क्या करते हैं, ग्रोइंग स्पर्मेटोजोआ को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ से जो लेडिक सेल्स हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, वो एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है उसको फॉर्म करते हैं। तो ये हमने बात याद रखनी है। अभी हमने पढ़ा स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, अभी हमने एक और टर्म याद करनी है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। अब स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, जब स्पर्मेटोजोआ बनता है तब उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी इनटू द मोटाइल स्पर्म। तो क्या होता है, पहले जो स्पर्मेटोजोआ बनता है वो मूवेबल नहीं होता, फिर उसको मूवेबल बनाना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। तो अभी हम जो स्पर्म वहां से फॉर्म हुआ है उसकी बात करने वाले हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। सो दिस इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म। इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, चलिए देखते हैं। एक है हेड, फिर है नेक, फिर मिडल पीस, फिर है टेल। जो इसका हेड है उसके पास एक इंटीरियर एक्रोसोम प्रेजेंट होता है। इस एक्रोसोम के पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, वही एंजाइम्स जो इस स्पर्म को हेल्प करते हैं जब इसने इन्वेड करना है या पेनिट्रेट करना है, किसमें, इनटू द ओवम ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। तो यहां से इस एक्रोसोम का फंक्शन हमें क्लियर हो गया है। तो एक्रोसोम कहां पर प्रेजेंट होता है, इन अ हेड। तो फिर उसके आगे इसमें एक बड़ा सा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसके पास क्या होता है, क्रोमोसोमल मटेरियल। अब ये न्यूक्लियस क्या होता है, हैप्लॉइड इन नेचर। अब आप देख पा रहे हो एक रेड कलर में एक लेयर यहाँ पर, तो ये क्या है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो स्पर्म होता है अप टू मिडल पीस, ये एनवेलप्ड होता है किसके साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग के साथ। अब उसके बाद यहाँ पर आपको कॉन्स्ट्रिक्शंस दिखाई देती हैं, वो क्या फॉर्म करती हैं, यही कॉन्स्ट्रिक्शंस जो है वो इस स्पर्म का क्या फॉर्म करती हैं, नेक रीजन। उसके आगे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रीजन प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, मिडल पीस। अब इसी मिडल पीस के अंदर आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, वो क्या है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। अब यही माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, स्पर्म को मूव करने में इसकी हेल्प करते हैं। हमें पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसे हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये भी तो एक सेल ही है। तो स्पर्म की इस टेल को मोबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए माइटोकॉन्ड्रियाज मिडिल पीस में प्रेजेंट रहते हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पर नेक रीजन में क्या होता है,
सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होती हैं। वो सेंट्रियोल्स क्या करती हैं, उनका फंक्शन होता है फ्लैजेला को फॉर्म करना, सो दैट स्पर्म के पास कोई मूवेबल पार्ट हो, पर ये जस्ट उसको फॉर्म करती हैं, बट उसको मेंटेन करने का फंक्शन इनका नहीं है। तो नेक रीजन में जो भी सेंट्रियोल्स, 2 सेंट्रियोल्स जो प्रेजेंट रहती हैं, उनका काम क्या है, स्पर्म को फ्लैजेला प्रोवाइड करना। तो यहां से क्या होगा, इस टेल की हेल्प से क्या होगा, जो स्पर्म है वो मोटाइल होगा। तो टेल की हेल्प से ही जो स्पर्म है वो आगे मूव करते हैं इनटू द वेजाइना ऑफ द विमेन आफ्टर द कॉइटस। पहले हमने पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, जिसमें हमने जाना था कि वहां से क्या होता था, स्पर्म्स की फॉर्मेशन। अभी हम पढ़ने वाले हैं oogenesis, जो कि फीमेल्स के केस में होती है। क्या फॉर्म करने के लिए, ओवम फॉर्म करने के लिए। ये कब होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो जाता है, बिफोर द बर्थ इन ओवरीज। तो अब क्या होगा, oogenesis में जब ओवम फॉर्म होगा तो वो डिफरेंट स्टेजेस में से पास होगा। तो वो कौन सी स्टेजेस हैं, चलिए देखते हैं। आप देख पा रहे हो सेक्शनल व्यू ऑफ मैमेलियन ओवरी। हमें पता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, उसी ओवरी का ये सेक्शनल व्यू है। अब जब यहाँ पर ओवम फॉर्म होना होता है तो वो ओवम जो है वो कुछ स्टेजेस कवर करता है। वो कौन सी स्टेजेस है, चलिए देखते हैं। अब इस ओवरी के सेक्शनल व्यू में हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ फॉलिकल्स बन रहे हैं। अब ये फॉलिकल्स क्या हैं, 1 बाय 1 जानते हैं। जब oogenesis होती है तो ये 3 फेजेस में होती है। पहला फेज है मल्टीप्लिकेशन का फेज, दूसरा फेज है ग्रोथ फेज, और तीसरा फेज क्या है, मैच्योरेशन फेज। अब यही जो 3 फेज हैं, इनमें होता क्या है, जैसे ही इनका नाम इंडिकेट कर रहा है कि जो मल्टीप्लिकेशन फेज होगा तो वहां पर क्या होंगे, सेल्स की डिवीजन होगी, मतलब वहां पर सेल्स का नंबर भी इंक्रीज होगा, तो सेल्स मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा जो है ग्रोथ फेज, तो वहां पर क्या होगा, जैसे ही नंबर इंक्रीज होगा तो एक स्ट्रक्चर का साइज जो है वो बढ़ जाएगा, तो वहां से क्या हो जाएगी, ग्रोथ। फिर फर्दर क्या है, वही जो फुली ग्रोन स्ट्रक्चर है, अब उसकी क्या होगी, मैच्योरेशन, वो मैच्योर हो जाएगा, फिर वो रप्चर हो जाएगा। तो इन्हीं बातों को चलिए यहाँ पर रिलेट करते हैं। तो ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन फेज क्या होता है, जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स हैं उनकी डिवीजन होती है। कौन सी डिवीजन होती है, मेयोटिक डिवीजन। तो वहां से जो सेल्स बनेंगे उनको हम क्या बोलते हैं, oogonia। अब जो oogonia है वो क्या होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। जो अनडिफरेंशिएटेड oogonia है, जब उनकी डिवीजन होगी तो वहां से क्या बन जाएंगे, oocytes। तो यहाँ पर कौन सी डिवीजन हुई थी, meiosis 1। तो meiosis 1 के अंदर, प्रोफेज 1 के अंदर जाने के बाद जो oocytes हैं वहां पर क्या होगा, ये टेम्परेरीली टाइम के लिए ये प्रोसेस जो है वो अरेस्ट हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो होगा, कौन सा फेज होगा, ग्रोथ फेज। तो ग्रोथ फेज में जो ये ब्लू कलर में हमने दिखाया है वो क्या है, oocyte। अब oocyte के अराउंड क्या है, कुछ सेल्स की लेयर जो है वो फॉर्म होना शुरू हो जाएगी। जब ये सेल्स की लेयर फॉर्म होगी तो इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, ग्रैनुलोसा। अब ये लेयर जो है, जब एक लेयर oocyte के अराउंड फॉर्म होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। तो बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी तक बहुत सारी फॉलिकल्स प्रेजेंट होती हैं, बट प्यूबर्टी तक आते ही उनमें से बहुत सारी रीजनरेट हो जाती हैं। तो प्यूबर्टी के टाइम पर जो फीमेल्स हैं उनके पास कितनी जो प्राइमरी फॉलिकल्स होती हैं वो होती हैं 60,000 से लेकर के 80,000 तक। अब आगे जो ये प्राइमरी फॉलिकल्स हैं बच्चों, उनके अराउंड जब ये सेल्स की डबल लेयर हो जाती है, मतलब ग्रैनुलोसा जो है और थिक हो जाता है, तब इस फॉलिकल को हम क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल। तो फर्दर इसी सेकेंडरी फॉलिकल से एक और फॉलिकल फॉर्म होती है जिसको कैरेक्टराइज किया जा सकता है उसमें एक खाली कैविटी की हेल्प से। तो ये जो आगे फर्दर यहाँ से एक और फॉलिकल बन गई है जिसमें क्या होती है, 3 लेयर्स होती हैं सेल्स की। जो ये लेयर है वो पहले से भी ज्यादा थिक हो चुकी है। तो इस टाइम पर इस फॉलिकल के अंदर एक खाली कैविटी जिसको क्या बोला जाता है, एंटेरम फॉर्म हो जाता है। तो अब इस हम फॉलिकल को क्या बोल देते हैं, टर्शियरी फॉलिकल। फिर यही टर्शियरी फॉलिकल आगे मैच्योर हो जाती है किसमें, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में।
अब जो ये टर्शरी फॉलिकल है ये अपनी मेयोटिक डिवीजन को कंप्लीट कर लेगा। कौन सी मेयोटिक डिवीजन को? जो इसने मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या कर ली थी, सीज कर ली थी। अब वहां पर से ये दोबारा वो जो मेयोटिक डिवीजन है उसको कंप्लीट कर लेगा। टर्शरी फॉलिकल जो है मैच्योरेशन फेज में जाते ही अपनी मेयोटिक डिवीजन जो है उसको कंप्लीट कर लेगी, जो मल्टीप्लिकेशन के टाइम पर टेम्परेरी टाइम के लिए अरेस्ट हुई थी। तो यहाँ पर अनइक्वल डिवीजन की वजह से क्या हो जाएगा, एक लार्ज सेकेंडरी हैप्लॉइड oocyte बन जाएगा और एक टाइनी पोलर या पोलर बॉडी फॉर्म हो जाएगी। टर्शरी फॉलिकल अब ट्रांसफॉर्म हो जाएगी किसमें, मेच्योर फॉलिकल में। अब यही जो मेच्योर फॉलिकल है फिर वो क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी और वहां से रिलीज हो जाएगा मेच्योर ओवम। तो यही प्रोसेस जिसमें क्या हुआ, जो फॉलिकल है वो रप्चर हो गई, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पर होता है बच्चों। आपको पता होना चाहिए कि ओव्यूलेशन क्या है। ओव्यूलेशन इज अ रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द मेच्योर फॉलिकल इनटू द ओविडक्ट, या फिर जिसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब एट द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आपको ये पता होना चाहिए। अब यही जो रप्चर्ड फॉलिकल का कंटेंट है वो किस में टर्न हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम में। फिर वहां से एक फुली फॉर्म्ड कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो बन जाएगा, जिसमें हमें ब्लड क्लॉट भी दिखाई दे रहा है। सो दिस वाज व्हाट, दिस वाज प्रोसेस ऑफ oogenesis। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। तो बच्चों एक और चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है कि जब oogonia था उसके पास क्रोमोसोम नंबर कितना था, 46। जब सेकेंडरी मेयोटिक डिवीजन होगी तो वहां पर क्या होगी, रिडक्शनल डिवीजन, तो वहां पर क्रोमोसोम नंबर कितना रह जाएगा, 23। अब जो वहां से फर्दर ओवम बनेगा ना उसके पास भी कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 23 क्रोमोसोम। तो मतलब क्या है, ओवम जो है वो क्या है, हैप्लॉइड इन नेचर है। तो जो oogonia था वो क्या था, डिप्लॉइड इन नेचर। तो आपने याद ये रखना है कि जो मेल गैमीट है चाहे फिर वो फीमेल गैमीट है वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड इन नेचर। तभी तो जब वो फ्यूजन के बाद जाइगोट फॉर्म करते हैं वो क्या होता है, वो डिप्लॉइड इन नेचर होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है जो कि मेमेलियन प्रिमेट्स में देखा जाता है, जैसे कि मंकीज के केस में, एप्स के केस में और ह्यूमन फीमेल्स के अंदर। तो जो ह्यूमन फीमेल्स का केस है उसी को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये साइकिल इन ह्यूमन फीमेल्स ऑन एन एवरेज ऑफ अराउंड 28 to 29 डेज के बाद ये है रिपीट होता है। जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसके कुछ फेज हैं, इसमें कुछ हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। जो हार्मोन्स हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ भी रिलेटेड हैं और ओवरी के साथ भी रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ। मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाई गई है जिसमें हम ग्राफ शो कर रहे हैं। इस ग्राफ में डिफरेंट इवेंट्स होते हुए नजर आ रहे हैं। जो इवेंट्स यहाँ पर शो करे गए हैं वो क्या है, वो 28 और 29 डेज में जो यूट्राइन वॉल में चेंजेस आए हैं वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर जो आपको ब्लू एंड रेड कलर में पीक्स नजर आ रही हैं, ये कौन सी पीक्स हैं, बेसिकली ये जो ओवरीज के थ्रू रिलीज हुए हॉर्मोन्स हैं उनकी ये क्या है, पीक्स हैं। तो यहाँ पर जो हॉर्मोन्स हैं वो कौन से हॉर्मोन हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड की इंटीरियर लोब से सिक्रीट हुए हैं उनको हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो जो ये लाइन है, तो यहाँ पर इस एक्सिस पर हमने नंबर ऑफ डेज जो है वो मेंशन करे हैं। तो यहाँ पर हम क्या है, इवेंट्स शो कर रहे हैं इस एक्सिस पर। तो चलिए शुरू करते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में आखिर होता क्या है। जब हमने oogenesis की बात करी थी तब हमने क्या बोला था कि वहां पर ओवम फॉर्म होता है। कहाँ से बनता है ओवम, जो है जब उसने मेच्योर होना है उसमें कुछ पहले चेंजेस आते हैं। वो क्या चेंजेस थे कि जो ओगोनियम था उससे क्या बना था, oocyte बना था, फिर वहां से फॉलिकल्स डेवलप हुई थी, फिर बाद में वही फॉलिकल्स जो है क्या रिलीज कर देती थी, ओवम रिलीज कर देती थी। तो वो प्रोसेस कहाँ पे होता है, जब यहाँ पर आप देख पा रहे हो 1 से फर्स्ट 5 डेज जो है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट 5 डेज हैं वो किसके लिए हैं, वो मेंस्ट्रुअल रिलीज या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के लिए हैं। तो यहाँ पर तो फर्स्ट 5 डेज
क्या शो कर रहे हैं? मेंसेस। अब जो मेंसेस है उसमें क्या होता है, बॉडी में से एंडोमेटेरियम वॉल के साथ ही साथ ब्लड वेसल्स रप्चर होकर के क्या रिलीज करती हैं? ब्लड एंड एंडोमेटेरियम को। तो मेंसेस की प्रोसेस के टाइम पर फीमेल बॉडी में से जो यूट्राइन वॉल की इंटीरियर लाइनिंग है, मतलब एंडोमेटेरियम की लाइन है, वो रिलीज होती है और उसके साथ ही क्या रिलीज होता है? एग रिलीज होता है। तो फिर उसके साथ ब्लड भी रिलीज होता है क्योंकि ब्लड वेसल्स जो है वो रप्चर हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो ये ब्लड क्लॉट रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मेंसेस। तो ये जो मेंसेस का टाइम है तो उसको कितने दिन लगते हैं? किसी को 3 डेज में भी खत्म हो जाता है, तो ये ऑन एन एवरेज 7 डेज या 5 डेज में खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर हमने 5 डेज में क्या दिखाया है कि कौन सी प्रोसेस है? पीरियड्स का टाइम है या मेंसेस का टाइम है। तो मेंसेस के बाद यहाँ पर फिर से जो एंडोमेटेरियम वॉल है वो बनना शुरू हो जाती है। यहाँ पर जो ओवरी है, ओवरी के जो हार्मोन्स हैं उनका लेवल जो है वो क्या होना शुरू हो जाता है? थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाता है। जब एस्ट्रोजन जो है वो बढ़ना शुरू होगा तो यहाँ पर जो एंडोमेटेरियम की वॉल है उसकी थिकनेस भी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी और जो प्रोजेस्टेरॉन का बढ़ता हुआ लेवल इस थिकनेस को क्या करेगा? मेंटेन करेगा। तो फिर फर्दर हमारे पास यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि जो डे 14 है, डे 14 पर एस्ट्रोजन का लेवल भी बहुत हाई है और जो LH का लेवल है, मतलब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का लेवल है, वो भी बहुत हाई है। बट उसके साथ ही FSH का लेवल भी हाई है, मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल भी हाई है, बट उसका लेवल LH के कंपैरिजन कम है। अब यहाँ पर क्या होता है? डे 14 पर जब हमने पढ़ा था कि जब oogenesis हो रही थी तब वहां पर क्या हो रहा था कि जब प्राइमरी oocyte की डेवलपमेंट हो रही थी, वहां से जो प्राइमरी फॉलिकल थी तो फिर वहां से टर्शरी फॉलिकल बनी, फिर वहां से करते करते क्या बन गया था? मेच्योर फॉलिकल बन गया था। अब जो मेच्योर फॉलिकल थी वो क्या कर रही थी? डे 14th ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पर क्या कर रही थी? ओव्यूलेशन कर रही थी। तो मतलब डे 14th, यहाँ पर जो डे 14th है उसमें क्या हो रही है? ओव्यूलेशन। तो प्रायर टू ओव्यूलेशन ये FSH एंड LH का लेवल क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। जो ये बच्चों LH का लेवल यहाँ पर हाई है, इसका मतलब क्या है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है वो मेच्योर फॉलिकल को किसके लिए स्टिमुलेट करता है? उसकी रप्चरिंग के लिए स्टिमुलेट करता है, सो दैट वहां से क्या हो सके? ओव्यूलेशन हो सके। और जो ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन था ये क्या कर रहा था? यहाँ पर देखो ये इसका लेवल जो है वो स्टेबल चल रहा है। इसका मतलब क्या था? आफ्टर मेंसेस जो फॉलिकल्स दोबारा ओवरी के अंदर बननी शुरू हुई हैं तो ये उनकी डेवलपमेंट को सपोर्ट कर रहा है और उसके बाद इसका लेवल जब बढ़ जाएगा और साथ ही के साथ LH का लेवल बढ़ जाएगा तो वहां से जो फॉलिकल जो है, टर्शरी फॉलिकल जो है, जो मैच्योर फॉलिकल बन चुकी थी वो क्या कर देगी? ओव्यूलेशन हो जाएगी वहां से और वहां से ओवम जो है वो रिलीज हो जाएगा। अगर उस ओवम को बाहर से कोई स्पर्म नहीं मिलता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो फिर से क्या होगा? आफ्टर 28 और 29 डेज बाद वही जो एग है वो क्या हो जाएगा? बॉडी में से बाहर एंडोमेटेरियम के साथ ही रिलीज हो जाएगा, ब्लड के साथ। तो फिर से क्या हो जाएंगे? पीरियड्स हो जाएंगे। अगर उस ओवम को बाहर से कोई स्पर्म मिल जाता है तब क्या हो जाएगी? फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या है? यहाँ पर हम देख पा रहे हैं फॉलिकुलर फेज कब तक था? हमने देखा कि ये 5 के बाद अप टू 13 डेज तक क्या था? फॉलिकल्स की डेवलपमेंट हो रही थी। तो यहाँ पर इस फेज के एंड पर क्या हो जाती है? 14th डे पर ओव्यूलेशन और उसके बाद क्या होता है? ये जो एंडोमेटेरियम की वॉल है वो और थिक होना शुरू हो जाती है। अगर बॉडी में स्पर्म की एंट्री हो गई है तो वो स्पर्म किसके साथ फ्यूज कर सकता है? यहाँ से रिलीज हुए ओव्यूलेशन के ओवम के साथ। अब ओवम के साथ जब स्पर्म की फ्यूजन होगी तो वहां पर क्या हो जाएगी? फर्टिलाइजेशन। तो वहां से जो जाइगोट बनेगा उसको अभी क्या करना है? एंडोमेट्रियम के साथ
कंबाइन करना है, तो जो एम्ब्रियो वहां से फॉर्म होगा जाइगोट से, उसकी इम्प्लांटेशन जब यूटेरस के अंदर, यूटेराइन वॉल के अंदर होगी, तो वहां पर क्या रिक्वायरमेंट है, वहां पर जो वॉल है, मतलब जो एंडोमेटेरियम की लाइनिंग है, वो कुशन लाइक होनी चाहिए, सो दैट एम्ब्रियो जो है वो वहां पर मजे से रह सके। तो इम्प्लांटेशन से पहले पहले ये वॉल क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी। मगर वहां पर अगर वहां पर ये इवेंट नहीं हुआ, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो ये एंडोमेटेरियम की जो वॉल है फिर से क्या होना शुरू हो जाएगी, इसकी डिग्रेडेशन होनी शुरू हो जाएगी। तो फिर से ये क्या होनी शुरू हो जाएगी, पहले से थिन होना शुरू हो जाएगी। और इस टाइम पर जो ये लेवल है, किसका लेवल, हमारे पास जो रेड में है प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, और एस्ट्रोजन का लेवल भी जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। मगर स्टिल इसका लेवल प्रोजेस्टेरोन के लेवल से क्या होगा, ज्यादा होगा। और इसी टाइम पर जो LH का लेवल है, क्योंकि अब जब ओव्यूलेशन ऑलरेडी हो चुकी थी, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर हमने क्या फॉर्म करना है, कॉर्पस बनाना था, कॉर्पस ल्यूटियम बनाना था। अब फॉलिकल के बाद जब मेच्योर फॉलिकल की रप्चरिंग हो गई है, ओव्यूलेशन हो गई है, तो यहाँ से जब कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म होगा, FSH एंड LH दोनों का ही लेवल यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। तो या बोल सकते हैं स्टैटिक हो जाएगा। फिर आगे चल करके नेक्स्ट साइकिल पे ये फिर से क्या है, इसका लेवल जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा, और LH का लेवल जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। आई होप आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी क्लियर है। तो आपने याद रखना है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें कौन कौन से इवेंट होते हैं, यूट्रस की लाइनिंग में चेंजेस आते हैं, और फिर ओवेरियन हॉर्मोन्स जो है वो क्या होते हैं, ओवरी में रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, सो दैट वहां से क्या हो सके, फॉलिकल्स जो बनी है उनकी डेवलपमेंट हो सके, और वहां से oogenesis हो सके, फिर बाद में जाकर के वहां से क्या हो सके, कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन हो सके। और उसके बाद जो पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं उनका लेवल भी हमें देखना है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब यहाँ पर इनका लेवल जो है वो बढ़ता रहेगा, तब वहाँ पर ओव्यूलेशन भी होगी। अगर इनका लेवल डाउन जाएगा, फिर से वो क्या होना शुरू हो जाएगा, फिर से दोबारा से नया साइकिल जो है वो शुरू होना शुरू हो जाएगा। तो आपने एक और चीज याद रखनी है कि जो ये इवेंट्स हो रहे हैं, तो या जो ये फेजेस हो रहे हैं, वो फेजेस की ड्यूरेशन क्या है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछा जाता है कि बताइए यहाँ से यहाँ तक कौन सा फेज है, मतलब इन दिनों में कौन सा फेज हो रहा होगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपने ये याद रखना है। तो बच्चों आपने याद रखना है कि जो मेंस्ट्रुअल फेज है वो कौन सा है, वो पहले 5 दिन जो है वो पीरियड्स के डेज हैं। तो जो प्रोलिफरेटिव या फॉलिकुलर फेज है, इसमें क्या होता है, इसमें जो फॉलिकल्स हैं वो जो है वो डेवलप हो रही होती हैं और उनकी मैच्योरेशन होती है। ओव्यूलेटरी फेज जो कि 14th डे पर है, ओव्यूलेशन का जो फेज है इसकी ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, 30 से 48 आवर्स। नेक्स्ट ल्यूटिल फेज की जो ड्यूरेशन है वो कितने दिनों की है, 10 to 14 डेज की। तो आपने ये ड्यूरेशन जो है वो याद रखनी है। तो बच्चों आपसे यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको ऐसे करके ग्राफ दे देंगे, उसमें आपको ऐसे जो पीक्स है वो शो करके दे देंगे। आपसे पूछा जाएगा बताओ कि ये वाली पीक क्या कौन से हार्मोन को रिप्रेजेंट कर रही है और ये वाली पीक कौन से हार्मोन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो बच्चों इस ग्राफ को छोड़ करके मत जाइएगा, इसको एक आध बार बना करके देख लें, सो दैट आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए। आप कोई भी हार्मोन जो है या फिर कोई भी इवेंट जो है वो आप भूले ना। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बार बार बोल रही हूँ, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अभी हम पढ़ने वाले हैं हार्मोनल कंट्रोल इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मतलब हम देखेंगे कि जब भी स्पर्मेटोजेनेसिस होती है या स्पर्मियोजेनेसिस होती है तो वहाँ पर कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कहाँ से वो रिलीज होते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। तो जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ब्रेन के अंदर। तो ब्रेन के मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर होता है ये ग्लैंड, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस। तो ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब इसके नाम से इंडिकेट होता है, तो ये गोनाड्स के लिए है। तो मतलब ये क्या करेगा, आगे
गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, उसकी एंटीरियर लोब को ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा कि वो फर्दर क्या करे, 2 हार्मोन्स रिलीज करे। एक है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड दूसरा कौन सा है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड के ये दोनों डिफरेंट जो हार्मोन्स हैं, इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं। वो क्या है, जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है वो किसको स्टिमुलेट करता है, लेडिंग सेल्स को स्टिमुलेट करता है। किसके लिए, कि वो क्या करे, वो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन को बनाए। अब ये लेडिंग सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट थे, ये प्रेजेंट थे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस। तो वहां से क्या रिलीज करवा देता है, ये टेस्टोस्टेरॉन मतलब एंड्रोजन। अब यहाँ से जो टेस्टोस्टेरॉन है, तो ये टेस्टोस्टेरॉन फर्दर क्या करेगा, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्टिमुलेट कर देगा। फिर जो ये FSH है मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जब इसका रिलीज होगा किससे, पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर प्रेजेंट सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करेगा कि वो क्या करे, स्पर्मियोजेनेसिस कर दे। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें नॉन मोटाइल स्पर्म्स को क्या किया जाता है, मोटाइल बना दिया जाता है, मतलब उनको मूवेबल बना दिया जाता है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। और एक ये और फंक्शन परफॉर्म करेगा कि ये सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करे कि वो क्या करे, एक और हार्मोन बनाए जिसको क्या बोलते हैं, इनहिबिन। अब इसके नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि ये क्या करेगा, किसी फंक्शन को इनहिबिट करेगा, रोकेगा। अब बच्चों, अगर ये सिक्रेशन होती रहेगी इन हार्मोन्स की, तो ये प्रोसेस तो कभी रुकेगी ही नहीं। तो इसको रोकने के लिए इनहिबिन हार्मोन का होना भी जरूरी है। आप इस फ्लो चार्ट में देख पा रहे होंगे कि कहीं कहीं पर तो माइनस का साइन है और कुछ जगह पर पॉजिटिव साइन है। तो इसका मतलब क्या है, जब पॉजिटिव साइन है तो उसका मतलब क्या है, प्रोसेस चल रहा है। जब नेगेटिव साइन है तो मतलब प्रोसेस को रोका जा रहा है। तो जब गोनाडोट्रोपिन रिलीज हो रहा है तो वो क्या करेगा, इसको स्टिमुलेट करेगा, तो प्रोसेस क्या रहेगी, पॉजिटिव। फिर फर्दर यहाँ से अगर ये वर्किंग है तो लेडिंग सेल्स स्टिमुलेट होंगे, तो यहाँ पर कौन सा साइन है, पॉजिटिव। फर्दर अगर ये वर्किंग है तो ये क्या, इसको बनाएंगे टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन को, तो यहाँ पर भी साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। अब जब यहाँ से इस प्रोसेस को रोकना है, मतलब टेस्टोस्टेरॉन की फॉर्मेशन को या स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस को रोकना है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, जब इस प्रोसेस को रोकना है, जब ये प्रोसेस रिवर्स होगी तो क्या होगा, जो इनहिबिन हार्मोन है वो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा या एंटीरियर लोब को स्टिमुलेट करेगा कि वो क्या करे, अपनी सिक्रीशंस को बंद करे। अगर ये एंटीरियर लोब को स्टिमुलेट कर रहा है कि वो अपनी सिक्रीशंस को बंद कर दे, तो LH एंड FSH की सिक्रीशन बंद हो जाएगी। मतलब यहाँ से जो हार्मोन की प्रोडक्शन एंड स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस हो रही थी वो बंद हो जाएगी। और अगर ये हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है, सिग्नल भेजता है, तो यहाँ से गोनाडोट्रोपिन की जो रिलीज है वो बंद हो जाएगी। तो फर्दर अगेन ये प्रोसेस जो है वो बंद हो जाएगी। या फिर टेस्टोस्टेरोन का अगर लेवल कम हो जाएगा तब ये फिर से क्या हो जाएगा, स्टिमुलेट नहीं हो पाएगा और ये प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होगी। अगर यहाँ पर इस पर इफेक्ट आता है इसका, तो क्या होगा, ये प्रोसेस फर्दर कंटिन्यू नहीं होगी। तो ये क्या है, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा ही एक जो हार्मोनल कंट्रोल है हमने फीमेल्स में भी पढ़ना है, तो चलिए करते हैं उसको भी जल्दी से शुरू। तो चलिए शुरू करते हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होते थे, फर्दर वो किसको स्टिमुलेट करते थे, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो उतना इसमें भी होता है। तो यहाँ जब पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर लोब स्टिमुलेट हो जाती है तो फर्दर वो 2 हार्मोन रिलीज करेगी, कौन से, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड FSH मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये दोनों ही हार्मोन्स जो हैं वो फर्दर ओवरी को स्टिमुलेट करते हैं। जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो ओवरी के अंदर फॉलिकल्स की डेवलपमेंट को भी स्टिमुलेट करेगा और जो एग है उसकी डेवलपमेंट को इंक्रीज करेगा और ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा।
और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो कॉर्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट करेगा कि वो क्या करे, प्रोजेस्टेरॉन की प्रोडक्शन करे। अगर प्रोजेस्टेरॉन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो क्या होगा, तो एक मैसेज सेंड बैक होगा किसको, टू द पिट्यूटरी ग्लैंड, कि वो अपनी जो प्रोडक्शंस हैं उनको बंद कर दे, सो दैट ये लेवल जो है प्रोजेस्टेरॉन का वो रिड्यूस हो सके। और या फिर ये मैसेज हाइपोथैलेमस को भेजा जाएगा कि वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की सेक्रेशन बंद कर दे, जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन कंट्रोल हो सके। तो अगर ये मैसेज बैक जा रहा है और इनकी फंक्शनिंग या इनकी स्टिमुलेशन को रोका जा रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। तो इसको हम नेगेटिव साइन के साथ दिखाएंगे। जब ये हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, मतलब हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज कर रहा है, तो साइन क्या है, पॉजिटिव। और फिर फर्दर ये किसको स्टिमुलेट कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड को, तो ये मतलब यहाँ पर भी साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये ब्लू के साथ हम क्या शो कर रहे हैं, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। तो आई होप ये जो हार्मोनल सिस्टम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ये भी आपको क्लियर हो गया है। इस सेशन के जो 2 टॉपिक्स हैं वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये टॉपिक्स आपको क्लियर है। अगर आपको स्टिल कोई डाउट्स हैं देन यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।